नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के छठे अध्याय जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। वैश्वीकरण यानी कि विश्व के सभी देशों का एकीकरण होता है। इसमें सांस्कृतिक रूप से एकीकरण, आर्थिक रूप से एकीकरण, सामाजिक रूप से एकीकरण आदि आदि होता है। लेकिन हम लोग चूँकि अर्थव्यवस्था में पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से एकीकरण को देखेंगे और इसको हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हम प्रश्न उत्तरी शुरू करें, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबा दीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जिसमें एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, ऐसी बाजार कहलाती है। हाट, मॉल, दुकान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी यानी कि मॉल। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक सुधारों के लिए बिहार नहीं होगा, यहाँ पे भारत में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। सबसे पहले एलपीजी समझिए। एल मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखना आपको ज़रूरी है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है एल से लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद, पी से प्राइवेटाइजेशन जैसे निजीकरण और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ये नीति कब अपनाई गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1991, 1995, 1980, 1947। सही जवाब है 1991 में ये नीति लाई गई थी। वैश्वीकरण क्या है ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। उदारवाद क्या है? व्यापार अवरोधों को दूर करना ही उदारवाद है। व्यापार अवरोध क्या है? तो व्यापार अवरोध है जब हम किसी दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश के बीच जब व्यापार होता है तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, आयात शुल्क लगाती है। आयात मतलब क्या होता है? जो आप दूसरे देश से कोई भी सामान अपने देश में मंगाते हैं उस पर शुल्क लगा देती है ताकि वो सामान जो है ज़्यादा सस्ता नहीं बिक पाए, महंगा बिक पाए। ये इसको व्यापार अवरोधों के रूप में, और बहुत सारा चीज़ें हैं जो लाइसेंस वगैरह बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें अगर छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में उदारवाद कहते हैं यानी कि उदार कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये नीति लाया गया था। प्राइवेटाइजेशन आप लोग समझते ही हैं कि निजीकरण कर देना, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में को मौका देना बहुत सारे चीज़ों में। ठीक है, तो ये एलपीजी की नीति 1991 में लाई गई थी आर्थिक सुधार के लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वैश्विक गांव में निवास कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है केवल खास देश के लोग, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न देशों के लोग, सी है खास धर्म के लोग और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा विभिन्न देशों के लोग। वैश्वीकरण को एक और सफल बनाने के लिए वैश्विक गांव का निर्माण किया जा रहा था बहुत सारे देशों में। तो इसमें विभिन्न देशों के लोगों के रहने की व्यवस्था, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चौथा प्रश्न है, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है कहलाती है। तो ये है राष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, लोकल कंपनी। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि वैसे कंपनी जो एक से अधिक देश में उत्पादन करती है और उस पर कंट्रोल भी रखती है। जैसे कि आप फोर्ड मोटर की बात कर लें तो ये जो है, मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जो अमेरिका में डिज़ाइन तैयार करती है, चाइना में उसके पार्ट्स बनाती है और मेक्सिको वगैरह में इस पार्ट, चाइना से पार्ट ले जा करके असेंबल करके फिर पूरे देश दुनिया में उसको पहुंचाती है। तो ऐसी कंपनियां जिसके जो उत्पादन इकाई है वो कहीं एक देश में नहीं होता है, अलग अलग देशों में होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आउटसोर्सिंग के लिए होता है क्योंकि जहाँ जो मजदूर सस्ते होते हैं वहाँ उत्पादन इकाई लगा देते हैं। जहाँ कॉल सेंटर सस्ते होते हैं जैसे भारत में तो उसके कॉल सेंटर स्थापित करते हैं। तो इस तरह से जो है उसके उत्पादन में जो लागत है वो 50% तक कम हो जाती है। तो ये काम बहुराष्ट्रीय कंपनी करते हैं। तो इसीलिए उसके उत्पादन में और उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व अलग अलग देशों में भी होता है। तो ये यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मैंने अभी डिस्कस किया है व्यापार अवरोध क्या है। पहला देख लेते हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण सभी। तो व्यापार अवरोध जैसे आयात वगैरह पर शुल्क या लाइसेंस वगैरह में कम कर देना, तो ये जो व्यापार के अवरोध को खत्म करने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी कि फुल फॉर्म है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा, ऑफिस होगा। कोई भी व्यवसाय ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ उसका एक ऑफिस होता है, इसी को मुख्यालय कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मुंबई, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। सही जवाब है जेनेवा में है इसका मुख्यालय। अब आप कहेंगे कि WTO का काम क्या है। देखिए WTO का जो विश्व व्यापार है ना, उसके नियंत्रण का काम है। देख रहा है कि कौन देश कहाँ पे कितना व्यापार कर रहा है, क्यों कोई रोक तो नहीं रहा है। ये जो WTO का एक उद्देश्य होता है कि विश्व के तमाम देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करें ताकि उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं WTO की स्थापना कब हुई। मार्च 1995, जनवरी 1970, फरवरी 1985 और डी में है जनवरी 1995 और ये जो डी है यही सही जवाब भी है। 8वां प्रश्न देखते हैं, FDI का पूर्ण रूप क्या है। FDI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी है फॉरेन डायरेक्ट इनकम, सी है फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डी है फंड डायरेक्ट इनकम। इसका जो सही जवाब है ये है ए, यानी कि FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी निवेश होते हैं उसको हम लोग FDI कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। तो मैंने अभी बताया है कौन सी संस्था है व्यापार के नियम को कंट्रोल करती है, अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों के बीच के व्यापार को। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विश्व बैंक यानी विश्व बैंक। दूसरा है IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तीसरा है UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, WTO होगा, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नियमों को निर्धारित करती है। 10वां प्रश्न है, WTO का विस्तारित रूप क्या है। तो ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सही जवाब क्या है, चौथा यानी कि डी ऑप्शन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सही जवाब है। 11वां प्रश्न है, निम्न में किस पर खर्च एक निवेश नहीं है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, भूमि, भवन, बिजली बिल, मशीन। देखिए निवेश क्या होता है, खर्च को ही निवेश कहा जाता है। तो खर्च दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था। निवेश उस खर्च को कहेंगे जिस पर आपको खर्च करने से कुछ इनकम होता है दोबारा। ठीक है, जैसे कि आप मशीन पर खर्च कर रहे हैं तो मशीन से आप कुछ इनकम कर रहे हैं, इसको निवेश कहेंगे। लेकिन जिस खर्च से आपको इनकम नहीं होगा उसको हम लोग उपभोग कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से डायरेक्ट कोई इनकम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उपभोग कहते हैं। कपड़ा पहनते हैं, इसको उपभोग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन है भूमि। तो भूमि पर अगर हम खर्च करेंगे तो इससे रिटर्न आता है। आप कभी भी भूमि खरीदिए और उसको रखे रहिए, फिर कभी भी उससे पैसा आप निकाल सकते हैं या उस पर कोई बिल्डिंग्स बना के आप बेच सकते हैं, तो इससे पैसा आ जाएगा। भवन बिल्डिंग्स बना के रियल एस्टेट का एक बिजनेस है, लोग बेचते हैं, तो भवन भी एक निवेश है। ठीक है, बिजली बिल, मशीन भी निवेश है। बिजली बिल जो है ये कोई निवेश नहीं है, इससे कोई डायरेक्ट इनकम, आप बिजली बिल पे करते हैं तो इससे कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होता, उसको बाद में आप बिजली बिल वापस रिटर्न नहीं ले सकते हैं। जैसे भूमि, भवन और मशीन में आप रिटर्निंग मिल जाएगा आपको, फिर भी बेच सकते हैं इसको, लेकिन बिजली बिल एक बार चला गया तो चला गया। 12वां प्रश्न है, जब हम अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे कहते हैं। तो जब हम अपने देश में से किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आयात, निर्यात, निवेश, इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं निर्यात करना। जब हम अपने देश की वस्तु को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और जब हम दूसरे देश से वस्तु को अपने देश में लाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लाया गया। 1980, 1991, 1989, 2000 ईस्वी में। देखिए ये नई आर्थिक नीति, जो सबसे पहले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं, LPG की नीति, इसी को नई आर्थिक नीति कहा गया है। तो जब भी LPG पूछेगा तो 1991, नई आर्थिक नीति पूछेगा तो 1991 ही होगा। 14वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। द्रुत मतलब फास्ट। किसका आवागमन मतलब इधर से आया इधर गया, इधर से आया इधर गया। तो किसका सबसे ज़्यादा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, देशों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। दूसरा है देशों के बीच में वस्तु, सेवाओं और निवेशों का। तीसरा है देश के बीच में वस्तु, निवेश और लोगों का। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा बी, 2 देशों के बीच में वस्तु का, सेवाओं का और निवेशों का आवागमन वैश्वीकरण के कारण ज़्यादा हुआ है। 15वां प्रश्न देखते हैं, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व के अन्य देशों में निवेश करते हैं, इसमें सबसे सामान्य मार्ग क्या है उसके लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नए कारखानों को स्थापित करना,
स्थानीय कंपनी को खरीद लेना और स्थानीय कंपनी से साझेदारी करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो ऑप्शन है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी ये तीनों काम करती है। कई बार नई कारखानों भी स्थापित करते हैं दूसरे देश में, कई बार क्या करता है स्थानीय कंपनी से साझेदारी करके, जैसे कि आपको कर लेता है ना। जैसे कि कोको कोला था एक ब्रांड और उन्होंने क्या किया, थम्स अप ब्रांड इंडियन था, उसको उसमें साझेदारी कर लिया, खरीद लिया। कई बार वो खरीद भी लेता है स्थानीय कंपनी को। तो इसमें सबसे आसान उसके लिए जो काम होता है वो होता है स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। उसको स्थानीय कंपनी को खरीद लेता है, फिर वो अपने ब्रांड के नाम से वहाँ पर उत्पादन शुरू कर देता है, उसमें उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के, विकसित देश के लोगों के, विकासशील देश के श्रमिकों के, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो प्रश्न है देखिए, वैश्वीकरण के लाभ और हानि पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक पहल हैं, कुछ नकारात्मक पहल हैं। तो सकारात्मक पहल है कि इससे लोगों को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन देखिए सभी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ। जैसे कि आप अगर चाइना से या कोई चीज़ सस्ता प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो इंडियन जो बिजनेस है, इंडियन जो उत्पादन करता है, इनको चूँकि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तो इनका जो बिजनेस है उसी चीज़ का यहाँ पर महंगा मिलता है, तो उनका चौपट हो गया। तो बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी हुआ है। तो सभी लोगों को तो फ़ायदा नहीं हुआ है। ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि विकसित देश के लोगों को इसमें क्या है, जीवन स्तर में ज़्यादा सुधार हुआ है वैश्वीकरण के चलते। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था? तो नई आर्थिक नीति वही एलपीजी वाली नीति। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, हम जानते हैं इसका आंसर सभी होगा, क्योंकि उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। इसका जवाब क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे सभी होना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो सभी आंसर होगा डी। ठीक है, 20वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। बी है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सी है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। और डी है कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही वैश्वीकरण है। किस आधार पर? व्यापार के आधार पर, पूंजी के आधार पर, तकनीक हस्तांतरण के आधार पर और सूचना के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन है कोका कोला, एलजी, रिबॉक और नोकिया। सही जवाब क्या है? कोका कोला। पार्ले समूह का थम्स अप ब्रांड भारतीय ब्रांड था, कोका कोला आया और थम्स अप को खरीद लिया। जो हम लोग थम्स अप पीते हैं उसमें कोका कोला छपा होता है। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी परक लगा होगा और बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम नए वीडियो लेकर के आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी। तब तक के लिए हम चलते हैं, आज मिलेंगे अगली क्लास में फिर से। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।